मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने दोस्त के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम दीपक है और हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों आपस की बातें एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। बात उस समय की है जब हम कॉलेज में थे। उस समय दीपक की सगाई हो चुकी थी और उसके मंगेतर का नाम हीना था। वो दोनों एक दूसरे से रात रात भर बात किया करते थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही दीपक अपनी मंगेतर से बात कर रहा था तो उसने मजाक ही मजाक में उसने अपनी मंगेतर से मिलने के लिए बोल दिया। उसके इतना बोलते ही उसकी मंगेतर ने दूसरी तरफ से कुछ मोटी और दबी हुई आवाज़ में उसने कहा, ज़्यादा मत बोल वरना तुम्हें वहीं पर दफन कर दूंगी। इतना सुनकर दीपक थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा। उसने सोचा कि शायद हीना उसके साथ मजाक कर रही है और उसने ज़्यादा इस बात को ना सीरियस लेते हुए इस बात को छोड़ देता है। और फिर दीपक अपनी मंगेतर से बात ही कर रहा था। थोड़ी देर और बात करने के बाद दीपक ने फिर हीना से मिलने के लिए बोलता है तो मीना फिर दोबारा उसी आवाज़ में उससे बोलती है, तुझे समझ नहीं आती, तुझे समझाना पड़ेगा क्या। इतना सुनकर दीपक थोड़े गुस्से में हो जाता है और वो भी मजाक में बोल देता है, क्या कर लेगी तू, देख आज रात में तेरे साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर उसकी मंगेतर फ़ोन को रख देती है और दीपक भी इधर गुस्से में हो जाता है। वो दोनों उसके बाद बात नहीं करते और शाम होती है, दोनों सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह दीपक उठता है। उस दिन वो थोड़ा टेंशन में और घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई। तो उसने अपने साथ घटी सारी घटनाओं को बता दिया। उसने बताया कि यार रात के 1 से 2 बजे के बीच में मेरी अचानक से नींद खुल गई थी और मैंने देखा कि मेरे रूम के टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी और काली शक्ल थी। वो आदमी बहुत ही भयानक दिख रहा था और मैं उसको देखकर डर गया था। जैसे ही मैंने अपने बिस्तर पर उठकर बैठा तो उसने कहा, देख मैं आ गया हूँ, अब बताता हूँ मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर उसने मेरे गर्दन को पकड़ लिया और मैं छटपटाने लगा। तभी मुझे याद आया कि कलमा पढ़ने से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। मैंने तुरंत ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया वो आदमी अचानक पता नहीं कहाँ हवा में गायब हो गया और मुझे उसके बाद फिर रात को नींद नहीं आई। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दीपक ने अपनी मंगेतर को फ़ोन किया और उसने उससे पूछा, ये क्या अनाप शनाप लगा रखा है, कल तुमने मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। तो उसके मंगेतर ने कहा, क्या, मैंने तो आपसे कल बात ही नहीं किया। ये सुनकर दीपक के रोए खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत उसी वक्त फ़ोन काट देता है। और फिर दीपक मुझे फ़ोन करता है और बोलता है कि मेरी मंगेतर की तबीयत ख़राब है, कल मुझे अपने मंगेतर के घर चलना है। फिर हम दोनों दूसरे ही दिन उसके मंगेतर के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी मंगेतर ने आकर उस दरवाजे को खोलती है और वो एक मोटी आवाज़ में बोलती है, तू फिर अंदर आ गया, तूने अगर इस गेट के अंदर एक भी कदम रखा ना तो तेरी यहीं अर्थी निकाल दूंगी। फिर दीपक ने उसे प्यार से कहा, हिना तुम ये क्या बोल रही हो। और इतना बोलते ही दीपक ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। जैसे दीपक का पैर उस चौखट के अंदर होता है कि तभी हिना एक झटके में दीवार पर लगी उस तस्वीर को उठाकर दीपक के सिर पर मार देती है और दीपक के सिर से खून निकलने लगता है। ये सब देखकर दीपक के ससुर और उसके साले सब उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और दीपक को संभालते हुए सोफे पर बैठाते हैं और हिना को पकड़कर रूम में ले जाते हैं। फिर उसकी सास ने दीपक के सिर पर पट्टी बांधी। ये सब चल ही रहा था कि तभी हिना की दादी ने उससे कहा कि हिना के ऊपर एक जिन्न का साया है। उसकी दादी ये सब बोल ही रही थी कि तभी ससुर ने दादी के मुंह बंद करने का इशारा किया और दादी भी खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर हम दोनों वहीं पर बैठे रहे। उसके बाद वहाँ से उठकर हम और दीपक अस्पताल की ओर चले आए। फिर मैंने दीपक की पट्टी कराई और घर चले आए। दूसरे ही दिन फिर दीपक का फ़ोन मेरे पास आता है और वो बोलता है, यार आज हिना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। फिर मैंने बाइक निकाली और मैं और दीपक फ़ौरन ही अस्पताल पहुंच गया।
तो मैंने देखा हिना एक बेड पर पड़ी हुई लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ये देखकर मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा हिना की तबीयत अभी बहुत नाजुक है। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा इसे क्या बीमारी है। फिर डॉक्टर ने बताया कि अभी तो बीमारी का कोई पता नहीं चला है, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ही नाजुक है। कुछ घंटों के बाद जब कोई फ़ायदा ना हुआ तो डॉक्टर ने उसे हिना को घर ले जाने के लिए कहा। फिर मैं सोचने लगा कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आते हैं। मैं सोफे पर बैठा उदास मन से हिना के बारे में ही सोच रहा था कि अब क्या होगा मेरी हिना का। तभी हिना मुझे अपने पास बुलाती है और मुझसे नम भरी आंखों से कहती है कि दीपक, मैं अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी और मेरे मर जाने के बाद तुम रोना नहीं और एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम अपनी शादी कर लेना। ये सब बातें सुनकर मेरी आंखें भर आती हैं और मैं रोते हुए हिना से कहता हूँ, हिना मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ठीक करा कर ही रहूँगा। और फिर मैं हिना को अपने गले से लगाकर रो दिया। वो दिन तो ऐसे तैसे निकल गया। दूसरा दिन हुआ, हिना के दादाजी ने एक मौलवी के पास लेके जाते हैं। वो मौलवी काफ़ी ही मशहूर और जाने पहचाने से लग रहे थे। उन्होंने उसको देखते ही उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक जिन का साया है और वो इसे इसके शरीर को निचोड़ रहा है। वो इसको कुछ ही दिन में मार डालेगा। तो हिना के दादाजी ने कहा, मौलवी साहब कुछ भी करके मेरी पोती को ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं सिर्फ छोटे मोटे चुड़ैल और भूत प्रेतों को ही काबू कर पाता हूँ, इतना बड़ा केस मैं नहीं देख सकता। तो दादाजी ने पूछा, इसका कोई और हल? तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है जहाँ पर भूतों और शैतानों और जिन्नों को जलाया जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद शायद आपकी बेटी सही हो जाए। फिर हिना के दादाजी ने उस जगह का लोकेशन निकाला और वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मौलवी जी ने कहा कि सिर्फ उसके साथ एक ही आदमी जा सकता है और वो आदमी वो होगा जिसे हिना बहुत ज़्यादा पसंद करती होगी। वहीं पर दीपक खड़ा था। तो दीपक ने कहा कि हिना के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि हिना दीपक को बहुत पसंद करती थी। हिना और दीपक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उसके बाद घर वापस चले जाते हैं। दोनों अपना पैकिंग करते हैं और सुबह ही उस दरगाह की तरफ जाने वाले थे और दीपक अपनी बाइक पर ले जाने वाला था। वो दोनों सुबह 10 बजे ही निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन 2 घंटे बाद फिर एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन एक पुलिस का होता है। उसने बताया कि नेशनल हाईवे 27 पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें से ये नंबर और ये मोबाइल प्राप्त हुई है और एक्सीडेंट होने वाले एक लड़की और एक लड़का है। ये खबर सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कोई और नहीं था, मेरा दोस्त दीपक और उसकी मंगेतर हिना थी। उस जिन ने उन दोनों की जानें ले ली थी और तब से